नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10P न्यूज 1 और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। कल प्रदेश में 1,48,222 सैंपल्स की जांच की गई। 148,222 इतने सैंपल्स की जांच कल की गई और अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर के 1,47,17,483 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। प्रयोगशालाओं को कल आरटीपीसीआर के लिए 60,000 से अधिक सैंपल्स जिलों के द्वारा भेजे गए। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं इस समय 24,431, इनमें से 11,278 इस समय होम आइसोलेशन में है। अब तक होम आइसोलेशन में 2,70,897 मरीज जा चुके हैं, उन्होंने इस विकल्प का उपयोग किया है और इनमें से 2,59,619 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं और उपचारित हो चुके हैं। ई संजीवनी पोर्टल का निरंतर उपयोग किया जा रहा है और कल प्रदेश में 2,490 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। अब तक कुल 1,73,911 व्यक्ति ई संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे चिकित्सकों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। दिनांक 28 अक्टूबर को जो सरकारी अस्पतालों में बच्चों की डिलीवरी हुई, जो संस्थागत प्रसव हुए, उनकी संख्या 6,478 रही। 6,214 नॉर्मल डिलीवरीज हुई और 264 सिजेरियन सेक्शन हुए। बच्चों को संस्थागत उनका प्रसव हो, बच्चों का डिलीवरी उनकी अस्पतालों में हो, ये बहुत आवश्यक है, बच्चों के लिए भी और माताओं के लिए भी, उनकी जान बचाने के लिए और सही समय से जो आवश्यक कार्य होते हैं, जैसे जन्म के समय में जो टीके लगते हैं। जब आप किसी संस्था में बच्चे को जन्म देती हैं तो जो बच्चों के बर्थ डोज होता है, जैसे BCG का टीका है और जो पोलियो की बर्थ ड्रॉप है, वो सब टीकाकरण भी उस समय शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अत्यंत आवश्यक होता है बच्चे को माँ का दूध मिलना। पहले घंटे में ही बच्चे को माँ का दूध मिल जाना चाहिए और ये भी जब आप संस्थागत प्रसव में होते हैं तो वहाँ के स्टाफ आपकी सहायता करते हैं इसके लिए। और बच्चों को माता का जो दूध होता है उससे उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और उनको पूरा पोषण भी मिलता है। अगर माता कोविड संक्रमित है या अगर उसको संदेह भी है तो भी स्तनपान रोकना नहीं है, तो भी बच्चों को माँ का दूध पिलाना है। सावधानी के साथ मास्क लगा करके, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके बच्चे को लें, लेकिन बच्चे को माता का दूध अवश्य दिया जाएगा, अवश्य दिया जाए। इससे इस बात से आशंकित नहीं होना है कि अगर माता कोविड संक्रमित हो गई है या संदेह है कि हो सकती है तो माँ का दूध बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। टीकाकरण बच्चों के लिए जान बचाने वाला होता है, प्राण रक्षक है। बहुत तरह की बीमारियों से जो टीकाकरण होता है उससे बच्चों की रक्षा होती है। टीबी है, टिटनस है, डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है और डायरिया और निमोनिया के लिए भी जो रोटावायरस और न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है। तो डायरिया और निमोनिया ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बच्चों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु होती है। और जब ये टीकाकरण होते हैं तो टीकाकरण करने से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, इन सब बीमारियों से बच्चों को नुकसान नहीं होता। इसलिए टीकाकरण बच्चों का करना आवश्यक है और इसके लिए जो ANMs आपके गांव में जाती हैं या जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे वो सब सेंटर हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, जिला अस्पताल हो, वहां जाकर के बच्चों का टीकाकरण समय से करवाना चाहिए। जो कोविड की बीमारी है, कोरोना वायरस है, इसके लिए भी वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। ये आप अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, निरंतर इस पर काम चल रहा है और अपने प्रदेश में हम भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जब भी ये वैक्सीन आए तो हमारे पास जो कोल्ड चेन की व्यवस्था होती है वैक्सीन के लिए, इनको ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है, कम टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो जो कोल्ड चेन की व्यवस्था है पूरे प्रदेश में
या जो उसके लिए उपकरण चाहिए या जो और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो, इसकी तैयारी हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसकी कोई एक निश्चित दवा नहीं आई है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम सावधान सतर्क रह के अपना बचाव करें। बचाव ही इस समय कोरोना से, कोरोना वायरस से, कोविड बीमारी से सबसे अच्छा उपचार है। और इससे बचाव करने के लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। लोगों से जब भी मिलिए 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और सार्वजनिक स्थानों पर जहां भी लोग बाग हों वहां पर अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, मास्क से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन ढक के रखें। और भी कई बीमारियों से बचेंगे। अगर मुंह और नाक को ढक के रखेंगे तो जैसे और बीमारियां होती हैं कोविड के अलावा, जिनका कि ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट से होता है, जैसे H1N1 है जिसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, उससे बचेंगे। जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसका भी संक्रमण का मुख्य रास्ता यही है, ड्रॉपलेट्स हैं जो मुंह और नाक से निकलते हैं, उससे भी बचेंगे। तो इसको लगाइए। और अगर नहीं लगाएंगे तो ये दंडनीय अपराध भी है, आपको हर बार जुर्माना हो सकता है। और जब आप ये देख रहे हैं कि आसपास के राज्यों में बड़ी तेजी से ये फिर से फैल रहा है, आपने देखा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जितना इनके पहली बार में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आए थे, उससे कहीं ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इसलिए हमें इस बात के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा प्रदेश बिल्कुल लगा हुआ है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो आप देख रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे कि यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो ये विंटर सीजन आता है उसमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस की संभावना बढ़ती है। और उसमें जो लोग पहले से किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हों, रेस्पिरेटरी डिजीज से, उनको मुश्किलें भी उनके लिए बढ़ती हैं। इसलिए इस समय आगे का जो हमारा 2 महीने का समय है, दिसंबर तक का, ये बहुत ज़्यादा सावधान सतर्क रहने का समय है। हमें सावधान सतर्क रह करके इस बीमारी से अपने को बचाना है और अपने जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे इष्ट मित्र हैं, हमारे प्रियजन हैं, उन्हें भी हमें बचा के रखना है। विशेष ध्यान देना है बुजुर्ग व्यक्तियों का, गर्भवती महिलाओं का, और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनको हम कोमॉर्बिड व्यक्ति भी कहते हैं। और इसके लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हम लगातार सर्वेलेंस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारा एक 15 दिवसीय अभियान चल रहा है, जिसमें हम बहुत ही फोकस सैंपलिंग कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में जो लोग, जैसे करवा चौथ का व्रत आ रहा है, आगे दिवाली आएगी, तो जो लोग मेहंदी लगाते हैं या जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, आज उनके पूरे प्रदेश में उन लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। अब तक सर्वेलेंस के काम में हमने 1,49,988 इलाकों में 4,39,058 टीम दिवस के माध्यम से 2,80,63,771 घरों का सर्विलांस किया है। और इनमें 13,79,72,974 लोग रहते हैं। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं और भी हम तैयारियां कर रहे हैं। जो हमारे L1, L2, L3 के अस्पताल हैं, उनके बेड्स भी हमने बनाकर बिल्कुल सुसज्जित रखा है, सभी दवाइयों की व्यवस्था भी है। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि आप सावधान रह करके इस बीमारी को अपने पास आने ही ना दें, और सावधान रहकर, सतर्क रहकर आप इस संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए। अगर कोई लक्षण आए, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन जैसा बताया गया है, अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। विशेषकर सर्दियों में जो सांस की बीमारियां हैं वो अधिक होती हैं। इसलिए जैसा आपको बताया जा रहा है, कृपया करके विशेष सावधानी इधर जो सर्दी का मौसम आ रहा है इसमें रखने की आवश्यकता है। कहीं ये संक्रमण पुनः ना बढ़ने पाए, इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। आज प्रातःकाल मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी पूरी समीक्षा की थी
और इसका उन्होंने आम जनता की जागरूकता के लिए भी विशेष अभियान चलाने का उन्होंने निर्देश दिया है कि जनता को इस तरह से जागरूक किया जाए कि वो ये ना समझें कि ये बीमारी खत्म हो गई है, कम हुई है लेकिन पुनः आ सकती है। इसलिए आवश्यक है सब लोग सावधानी बरतें। और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी ये निर्देश दिया है कि टेस्टिंग किसी भी हाल में घटाई नहीं जाए, प्रयास किया जाए टेस्टिंग ज़्यादा बढ़े और फोकस टेस्टिंग, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने बताया वो कर रहा है, फोकस टेस्टिंग की जाए। इसके साथ साथ जैसा कि संक्रमण कम हो रहा है, प्रदेश में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट जोन भी कम हो रहे हैं, प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से पुनर्संचालन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योगों के लिए नई नीतियां लाई गई हैं, उद्योगों के लिए उनकी स्थापना को और आसान किया गया है। एमएसएमई एक्ट पारित किया गया है जिसके अंतर्गत अभी 72 घंटे में अनुमति मिलेगी। ये सब प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें और रोजगार के अवसरों में तेजी आए। लगभग जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसमें 4,35,000 इकाइयों को 10,753 करोड़ का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया है। और इसी कालखंड में 5,82,000 नई एमएसएमई इकाइयों की भी स्थापना हुई है, जिसमें 15,541 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा वितरण किए गए हैं। इन सभी के माध्यम से लगभग 25 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश किसानों को लेकर प्रदेश सरकार जागरूक है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बारे में समीक्षा भी की गई। उन्होंने पुनः इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारी ये सुनिश्चित कराएं अगर कहीं से भी शिकायत आ रही है तो जिलाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 4,000 धान के क्रय केंद्र स्थापित हैं जिनमें इस वर्ष अभी तक 42,74,000 मीट्रिक टन क्विंटल धान खरीदा गया है, जो कि पिछले वर्ष केवल 10 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था। इस प्रकार लगभग 4 गुना से अधिक पिछले साल से धान खरीदा गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में अन्य फसलें भी आनी प्रारंभ हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मक्का क्रय के केंद्र भी स्थापित किए जाएं। लगभग 106 मक्का के क्रय केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसानों से मक्का भी क्रय किया जाए। बुंदेलखंड में मूंगफली की भी फसल आनी प्रारंभ हो गई है, मूंगफली के भी क्रय केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दाल के क्रय केंद्र पहले से ही स्थापित हैं। प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रण में रहे, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त और खाद्य विभाग को जिम्मेदार बनाया गया है कि आलू और प्याज के दरों पर नियंत्रण रहे, दाल के दामों पर भी नज़र रखी जाए और इसके लिए सरकार विशेष प्रयास करके सस्ती दरों पर दाल भी उपलब्ध कराने का अभियान चला रही है। सर्दी का मौसम आ रहा है, निराश्रितों को कंबल वितरण की व्यवस्था के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वह समय पर कंबल खरीदवा लें ताकि और जिलों में उपलब्ध करा दें ताकि समय से ये कंबलों का वितरण हो सके।